अगले 21 मिनट में मैं तुम्हें एक ऐसे दिलकश सफर पर ले चलूंगी जो तुम्हारी रूह को झकझोर देगा। ये वो कहानी है जहाँ सिगमंड फ्रॉइड की गहरी खोजें सामने आएंगी। वो खोजें जिन्होंने औरतों के रूहानी पलों की अनकही गहराइयों को बेपर्दा किया और आधुनिक मनोविज्ञान को एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया जिसे वो दफन करना चाहता था। ये सिर्फ रूहानी पलों की बात नहीं, बल्कि उन बेलगाम, दिल को दहला देने वाली ताकतों की है जो सभ्यताओं को जन्म देती हैं, साम्राज्यों को राख में मिलाती हैं और हर उस मर्द की किस्मत को तराशती हैं जो किसी औरत की मोहब्बत में डूबने की हिम्मत करता है। इस सफर के आखिर में तुम रिश्तों और औरतों को एक ऐसी नजर से देखोगे जो तुम्हारी आत्मा में हमेशा के लिए नक्श हो जाएगी। जरा दिल थामकर सोचो, एक औरत, वो कोई मामूली शख्सियत नहीं, बल्कि वो जो तुम्हारे ख्वाबों में रात दिन चुपके से दाखिल होती है, वो जो तुम्हारा दिल तोड़कर चली गई, फिर भी जिसकी तड़प तुम्हारी रगों में अब भी दौड़ती है, उस दर्द के बावजूद। अब कल्पना करो, फ्रॉइड सिगार थामे, अपनी चमड़े की कुर्सी पर झुके हुए, आंखों में एक ऐसी चमक लिए जैसे वो कोई ऐसा राज जानता हो जो तुम्हारे दिल को कंप कपा दे। वो तुमसे कहेगा, उसके जज्बात वो नहीं जो तुम समझते हो, उसका इश्क वो नहीं जो तुम्हारा दिल मानता है, और तुम पर उसकी ताकत वो सभ्यता से भी पुरानी, वो आदिम शक्ति है जो तुम्हारी रूह को हिला सकती है। फ्रॉइड की औरतों के रूहानी पलों पर की गई खोजें सिर्फ विवादों की जड़ नहीं थीं, वो खतरनाक थीं। उन्होंने समाज की पॉलिश की हुई सतह को चीरकर उन आदिम बेहोशी की ताकतों को सामने ला दिया जो आकर्षण, इश्क और विश्वासघात को नचाती हैं। और जो उन्होंने खोजा वो इतना दिल दहलाने वाला था कि उनके अपने शिष्यों ने उसे दबाने की साजिश रची। क्यों? क्योंकि फ्रॉइड की बातें एक ऐसी हकीकत को उजागर करती हैं जिसके लिए ज्यादातर मर्द तैयार नहीं। औरतों के रूहानी पल कोई नाजुक फूल नहीं, बल्कि प्रकृति की एक बेकाबू आंधी है, अस्त व्यस्त, अनजानी और कई बार बेरहम। चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो फ्रॉइड के दिल को भी छू लेती। 1880 के दशक में वियना की गलियों में एक युवती, बर्था पप्पेनहाइम, जिसे फ्रॉइड ने अपने केस स्टडीज में अन्ना ओ का नाम दिया, इतिहास की सबसे मशहूर हिस्टीरिया की शिकार बनी। उसे लकवा मार गया था, वो भयानक भ्रमों में खोई थी, उसकी शख्सियत 2 हिस्सों में बट गई थी। लेकिन अब सुनो, जो बात दिल को झटका देगी, उसके सारे लक्षण उस एक पल में हवा हो गए जब उसने अपनी दबी हुई अनकही रूहानी तड़प को जुबान दी। फ्रॉइड का निष्कर्ष हिस्टीरिया की जड़ थी औरतों की दमित रूह जानी इच्छाएं। सोचो, एक औरत का शरीर उन अनकही आग की लपटों के बोझ तले सचमुच ठप हो सकता है। और अगर ये अपने आप में दिल को हिला देने वाला नहीं था, तो फ्रॉइड ने इसे और गहराई में ले जाकर एक नया धमाका किया। औरतों का रूहानी दमन सिर्फ उनकी अपनी रूह का मसला नहीं था, बल्कि ये समाज की देन था। विक्टोरियन युग ने औरतों की इच्छाओं को एक ऐसा तमाचा मारा कि वो वर्जित हो गईं, और इसके नतीजे वो विनाशकारी थे, जैसे कोई तूफान सभ्यता को उखाड़ फेंके। लेकिन अब बात और गहरी और दिल को छूने वाली हो जाती है। फ्रॉइड ने एक ऐसा दावा किया जो तुम्हारे दिल की धड़कन को थाम दे। हर औरत अपनी रूह की गहराइयों में अपने पिता को चाहती है। हाँ, तुमने ठीक सुना, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जो पुरुषों के ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का जवाब था। ये कहता था कि छोटी लड़कियां, जब उन्हें पता चलता है कि उनके पास पुरुष अंग नहीं है, तो वो पुरुष अंग की ईर्ष्या विकसित करती हैं और अपनी रूहानी तड़प को अपने पिता की ओर मोड़ देती हैं। ये कोई हवा में उड़ता सिद्धांत नहीं था। फ्रॉइड ने एक के बाद एक दिल दहलाने वाले केस दर्ज किए। ऐसी औरतें जिनकी न्यूरोसिस, उनकी अनोखी सनक, यहाँ तक कि उनकी शादी के फैसले भी इस बेहोशी की दीवानगी से तय होते थे। उनका एक सबसे रूह कंपा देने वाला उदाहरण, एक औरत जो सिर्फ तब रूहानी चरम सुख पा सकती थी जब वो खुद को अपने पिता द्वारा वेश्या की तरह दबाए जाने की कल्पना में खो जाती थी। इसे विक्टोरियन युग की सनक कहकर खारिज करने से पहले अपने दिल से पूछो, कितनी औरतें हैं जिन्हें तुम जानते हो जो बेवजह बड़े उम्र के रौबदार मर्दों की ओर खींचती हैं? कितनों के दिल में पापा की परेशानी का वो दर्द है जिसे वो जुबान नहीं दे सकती? फ्रॉइड कहेंगे, ये कोई परेशानी नहीं, ये एक सहज बुद्धि है जो रूह की गहराइयों में बसी है। अगर आपको मेरी रिसर्च पसंद आ रही तो कमेंट में 4 लिखो, नहीं तो 3 लिखो। अब डोरा की कहानी सुनो, फ्रॉइड की सबसे बदनाम मरीज। 18 साल की डोरा,
जिसे डिप्रेशन और घबराहट की खांसी के लिए उनके पास भेजा गया। महीनों की गहरी पड़ताल के बाद फ्रॉइड ने एक ऐसा सच उजागर किया जो रूह को हिला दे। उसके लक्षण उसकी दबी हुई इच्छा की वजह से थे, जो थी उसके पिता की रखैल के लिए। और जो बात और भी दिल को चीर देने वाली थी, डोरा ने फ्रॉइड की बात को ठुकरा दिया और उनके सत्र छोड़कर चली गई। ज्यादातर इतिहासकार इसे फ्रॉइड की हार मानते हैं, लेकिन अगर डोरा उनकी बात को खारिज नहीं कर रही थी, अगर वो उस सच्चाई से डर गई थी जो उसकी रूह को नंगा कर देती, अगर वो हकीकत इतनी असहनीय थी कि उसने इनकार में जीना चुना, बजाय अपनी बेहोशी की उन गहराइयों का सामना करने के जो उसकी रूह को खपाती थी, यही फ्रॉइड के काम की ताकत है। ये सिर्फ औरतों के रूहानी पलों को बयान नहीं करता, ये उन्हें खोलता है, जैसे कोई ताला दिल की गहराइयों से खुल जाए। और एक बार जब तुम इसे देख लोगे तो ये हर जगह नजर आएगा, हर नजर में, हर बात में, हर रिश्ते में। फ्रॉइड की खोजें सिर्फ किताबों की धूल में दबी नहीं हैं, ये जिंदगी को बचाने के औजार हैं। अगर तुमने कभी अपने दिल में ये सवाल उठाया कि औरतें बुरे लड़कों की ओर क्यों खिंचती हैं, जबकि वो कहती हैं कि उन्हें सज्जन चाहिए, क्यों कुछ औरतें खुशहाल रिश्तों को अपनी ही रूह की आग में जला देती हैं, क्यों औरतों की इच्छाएं तर्क से परे, विरोधाभासी, यहाँ तक कि आत्मविनाशकारी लगती हैं, फ्रॉइड के पास तुम्हारे दिल के सवालों के जवाब हैं। क्योंकि मेकअप, सोशल मीडिया की चमक और बनावटी शख्सियतों के पीछे औरतें अभी भी वो जंगली रूह हैं, और जंगली रूहें तर्क से नहीं बल्कि सहज बुद्धि से चलती हैं। लेकिन फ्रॉइड की सबसे अंधेरी, रूह को हिला देने वाली खोज अब भी बाकी है। अब हम उस मृत्यु प्रेरणा को उजागर करेंगे, वो छिपी हुई ताकत जो कुछ औरतों को अपनी ही रूह के विनाश की लत में धकेल देती है। तुम एक ऐसी असल जिंदगी की फीमेल फेटेल से मिलोगे जिसने फ्रॉइड के सबसे डरावने, दिल को चीर देने वाले सिद्धांतों को प्रेरित किया, और तुम सीखोगे कि उन्हें कैसे पहचानना है ताकि वो तुम्हारी जिंदगी को राख न कर दें। फ्रॉइड ने सिर्फ इच्छाओं की गहराइयों को नहीं टटोला, उन्होंने विनाश की गलियों में भी सैर की, और उनकी मृत्यु प्रेरणा की थ्योरी में ये सबसे साफ झलकता है। वो बेहोशी की ताकत जो अराजकता, आत्मविनाश और यहाँ तक कि पूर्ण नाश की ओर ले जाती है। लेकिन फ्रॉइड ने जो सचमुच समझा और जिसे आधुनिक मनोविज्ञान सामना करने से कतराता है, वो ये है कि औरतों का इस ताकत से एक अनोखा, दिल को दहलाने वाला रिश्ता है। अपनी जिंदगी की उन औरतों के बारे में सोचो, वो जो ड्रामे की आग में फलती फूलती हैं, जो अच्छे मर्दों को छोड़कर अपमानजनक रिश्तों की ठोकरें खाने चली जाती हैं, जो अपने दुख में जैसे एक नशा पाती हैं। फ्रॉइड कहेंगे, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये रूह की गहराइयों में बनी एक डिजाइन है। 1995 में फ्रॉइड ने एक ऐसी युवती का इलाज किया जो खूबसूरत थी, बुद्धिमान थी और एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसकी सगाई एक ऐसे मर्द से हुई थी जिसे वो इश्क करने का दावा करती थी। लेकिन शादी से कुछ हफ्ते पहले उसने अपनी रूह की बेचैनी को एक खतरनाक कदम में बदल दिया। वो घोड़ा गाड़ी के सामने कूद पड़ी। वो बच गई, लेकिन जब फ्रॉइड ने उसकी रूह की गहराइयों में झांका तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो दिल को हिला दे। वो मरना नहीं चाहती थी, वो अपनी शादी को बर्बाद करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि जितना वो खुशी के करीब पहुंचती थी, उतना ही वो असहनीय हो जाता था। उसका बेहोश दिमाग अपनी जिंदगी को राख करने को तैयार था, बजाय इसके कि वो उस खुशी का सामना करे जो उसकी रूह को डराती थी। फ्रॉइड ने इसे थानोस कहा, मृत्यु प्रेरणा, और उनका मानना था कि ये औरतों में ज्यादा मजबूत होती है। इसे मर्दों के खिलाफ नफरत कहकर खारिज करने से पहले सबूतों पर गौर करो। इतिहास ऐसी औरतों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने इस मृत्यु प्रेरणा को अपनी रूह में जिया। लुक्रेजिया बोर्जिया, रेनेसां युग की वो रईस औरत जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अपने प्रेमियों को एक रात की मोहब्बत के बाद झड़ दे देती थी, या एलिजाबेथ बाथौरी, हंगरी की काउंटेस जो अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून में नहाती थी। ये सिर्फ राक्षस नहीं थी, फ्रॉइड की नजर में ये रूहानी केस स्टडीज थीं। ऐसी औरतें जिनके रूहानी पल विनाश की आग से जुड़े थे। लेकिन असल सच्चाई जो तुम्हारी रूह को छू लेगी वो ये है, इस प्रवृत्ति के लिए आपको कातिल होने की जरूरत नहीं। फ्रॉइड का कहना था कि हर औरत की रूह में इस अंधेरे की एक चिंगारी दबी होती है। यही वजह है कि कुछ औरतें परफेक्ट पार्टनर के साथ धोखा देती हैं, कुछ झगड़े भड़काती हैं सिर्फ अपनी रूह में कुछ महसूस करने के लिए। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे छोड़ मत।
ये जहरीले रिश्तों का वो नारा है जो रूह को चीर देता है। मृत्यु प्रेरणा हमेशा शारीरिक मृत्यु नहीं होती, कभी कभी ये आत्मविनाश का वो धीमा जहर है जो रूह को खा जाता है। अगर आपको मेरी रिसर्च पसंद आ रही तो कमेंट में 4 लिखो, नहीं तो 3 लिखो। फ्रॉइड का सबसे दिल को दहलाने वाला दावा था कि औरतें अपने दमन को रूहानी बनाती हैं। उन्होंने उन औरतों के केस बताए जो अपने अपमानजनक पतियों का बचाव करती थीं, उन पीड़ितों के जो अपने हमलावरों से इश्क करने लगीं, और सबसे रूह कंपा देने वाली बात, ऐसी औरतें जो दबाए जाने या अपमानित होने की कल्पनाओं में अपनी रूह का सुख पाती थीं। आधुनिक नारीवादी इसे आंतरिक मर्द विरोध कहते हैं। फ्रॉइड इसे दोहराव की मजबूरी कहते थे, वो बेहोशी की जरूरत जो आघात को बार बार जीने के लिए मजबूर करती है ताकि उसे काबू किया जा सके। उस औरत के बारे में सोचो जो सिर्फ उन मर्दों को चुनती है जो उसकी रूह को ठेस पहुंचाते हैं। वो जो कहती है, मुझे पता है वो मेरे लिए बुरा है, लेकिन मेरी रूह उसे रोक नहीं पाती। फ्रॉइड कहेंगे, वो रोक सकती है लेकिन उसकी रूह रोकना नहीं चाहती, क्योंकि किसी गहरे स्तर पर दर्द उसे इश्क जैसा लगता है। फ्रॉइड ने देखा कि मर्द अक्सर औरतों को 2 हिस्सों में बांटते हैं, पवित्र माँ और पापी वेश्या, लेकिन असल में औरतें अपनी रूह को ऐसा बांटती हैं। फ्रॉइड ने ऐसी अनगिनत औरतों का इलाज किया जो अपनी रूहानी तड़प पर शर्मसार थीं, जो तब तक सुख नहीं पा सकती थीं जब तक वो अपनी रूह को नीचा न दिखा लें। एक मरीज जो गहरी कैथोलिक थी, चरम सुख के बाद प्रार्थना करती थी, अपनी रूह को भगवान से माफी मांगते हुए। दूसरी सिर्फ तब सुख पाती थी जब वो खुद को वेश्या की तरह पैसे के लिए इस्तेमाल होने की कल्पना में खो जाती थी। फ्रॉइड का निष्कर्ष, औरतें सिर्फ रूहानी पल नहीं जीती, वो अपनी रूह के साथ एक जंग लड़ती हैं, और ये जंग हर रिश्ते में छलकती है जैसे कोई आग जो सब कुछ जलाकर राख कर दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैंने एक नया YouTube चैनल बनाया है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हाई लेवल की साइकोलॉजी और NLP टेक्निक को सच में सीखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं या ये आपके बस की बात नहीं है, तो कृपया सब्सक्राइब न करें। मैं वहाँ खुलकर बात करूंगी और एडवांस लेवल की चीजें शेयर करूंगी, लेकिन ये केवल सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पर सोच समझकर ही ज्वाइन करें। अगर आपको लगता है कि आप में वो बात नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप दूर ही रहें। अब अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। अगर तुम कभी ऐसी औरत के साथ रहे जिसने तुम्हें उसकी इच्छाओं के लिए सजा दी, तुम पर इल्जाम लगाया कि तुमने उसकी रूह को इस्तेमाल किया, जबकि उसने ही वो पल शुरू किए थे, या रिश्ते को तब तोड़ा जब सब कुछ ठीक होने की कगार पर था, फ्रॉइड कहेंगे, तुम कभी समस्या नहीं थे, तुम तो बस उसकी अपनी बेहोशी की जंग में एक शिकार बन गए। यही वो असल वजह है कि सज्जन हमेशा आखिरी क्यों आते हैं। ये नहीं कि औरतें बुरे लड़कों को चाहती हैं, बल्कि बुरे लड़के उस अराजकता की आग का प्रतीक हैं जो उनकी रूह को खींचती है। लेकिन फ्रॉइड ने सिर्फ इस दर्द का निदान नहीं किया, उन्होंने एक रास्ता भी दिखाया। वो औरत जो अपनी मृत्यु प्रेरणा को समझ लेती है, वो उसे काबू कर सकती है। उन्होंने ऐसी औरतों के केस बताए जिन्होंने मनोविश्लेषण के जरिए अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की आग को बुझाया, जिन्होंने इश्क को दर्द से अलग करना सीखा, जिन्होंने विनाश की तड़प को छोड़कर खुशी को गले लगाया। लेकिन यहाँ एक दर्दनाक पेंच है, ज्यादातर औरतें वहाँ तक पहुँचती ही नहीं, क्योंकि मृत्यु प्रेरणा का सामना करना मतलब है अपनी रूह के सबसे अंधेरे कोनों में झांकना, और ये वो सफर है जिसके लिए बहुत कम रूहें हिम्मत जुटा पाती हैं। लेकिन क्या होता है जब औरतों की रूहानी ताकत सिर्फ आत्मविनाशकारी नहीं रहती, बल्कि सभ्यताओं को राख करने वाली बन जाती है। अब हम फ्रॉइड की सबसे खतरनाक, रूह को हिला देने वाली थ्योरी को उजागर करेंगे। कैसे औरतों की दबी हुई इच्छाओं ने साम्राज्यों को धूल में मिलाया, क्रांतियों की आग भड़काई, और आज भी आधुनिक दुनिया को तबाह करने की ताकत रखती है। इसके बाद तुम इतिहास और औरतों को पहले जैसी नजरों से कभी नहीं देख पाओगे। फ्रॉइड ने एक बार लिखा था कि मानव इतिहास के सबसे बड़े फैसले अक्सर औरतों की दमित रूहानी इच्छाओं की आग से तय होते हैं। पहली नजर में ये एक अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन सबूतों को अपनी रूह से टटोलो, क्योंकि इतिहास सिर्फ राजाओं और विजेताओं की तलवारों से नहीं बनता, बल्कि उन अनकही अथाह इच्छाओं से बनता है जो औरतों की रूह में दबी होती हैं। ये ताकतें राजवंशों को गिराती हैं, युद्धों की आग भड़काती हैं और राष्ट्रों की किस्मत को फिर से लिख देती हैं। ये कोई रूपक नहीं,
ये एक दर्जशुदा मनोवैज्ञानिक जंग है जो रूहों के मैदान में लड़ी जाती है। ट्रोजन युद्ध सम्मान या जमीन के लिए नहीं लड़ा गया, वो एक औरत की रूह की तड़प की वजह से लड़ा गया जो चुराई जाना चाहती थी। हेलेन ऑफ ट्रॉय, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, ने अपने पति मेनलॉस को छोड़कर पेरिस के साथ जाना चुना। फ्रॉइड के शिष्यों के मुताबिक उसने अराजकता को गले लगाया, उसने विनाश को चुना, क्योंकि किसी गहरे आदिम स्तर पर चुराए जाने का, अपनी मौजूदगी से युद्ध की आग भड़काने का रोमांच ही उसकी रूह का सबसे बड़ा सुख था। फ्रॉइड ने इसे हिस्टीरियल हिस्टोरिसिटी कहा, औरतों का अपनी दमित इच्छाओं के जरिए इतिहास को बेहोशी में आकार देने का वो जादू। और हेलेन तो बस इस आग की शुरुआत थी। प्राचीन रोम कई वजहों से ढा, लेकिन फ्रॉइड कहेंगे कि इसकी जड़ एक औरत की रूह में थी। क्लोडिया एक रईस औरत जिसने अपनी रूहानी ताकत को एक हथियार बना लिया। उसने कवियों को अपनी मोहब्बत की आग में बहकाया, नेताओं को भ्रष्ट किया, और कहा जाता है कि उसने अपने पति को जहर देकर कत्ल किया। लेकिन उसका सबसे विनाशकारी कदम, उसने रोम के सबसे बड़े वक्ता सिसरो को अपनी रूह की कठपुतली बना लिया। जब उसके प्रेमी कटलिन ने बगावत की कोशिश की, सिसरो ने उस साजिश को बेपर्दा किया, लेकिन बाद में क्लोडिया ने उस पर भ्रष्टाचार का झूठा इल्जाम लगाकर उसकी रूह को राख कर दिया। फ्रॉइड का विश्लेषण, उसे सियासत से नहीं, सत्ता से इश्क था। वो सत्ता जो बड़े मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाने से मिलती है। फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ रोटी की कीमतों की वजह से नहीं हुई, वो प्रचार की आग थी। खास तौर पर मैरी एंटोनेट की बदनामी की उन अफवाहों की आग जो लोगों की रूह में भड़की। पर्चों में कहा गया कि वो वर्साय में समलैंगिक दावतें आयोजित करती थीं, अपनी सनक के लिए फ्रांस को कंगाल कर रही थी, और जब लोग भूख से मर रहे थे तब उसने कहा, उन्हें केक खाने दो। ये सब झूठ था, लेकिन फ्रॉइड कहेंगे इसकी सच्चाई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक रानी को रूहानी रूप से लालची राक्षस की तरह पेश करने की कल्पना ही अपने आप में एक आग थी। क्रांतिकारी मैरी एंटोनेट को सिर्फ मारना नहीं चाहते थे, वो उसकी रूह को सजा देना चाहते थे, उस विचार के लिए जो वो थी। ये सभ्यता के स्तर पर मृत्यु प्रेरणा की आग है। फ्रॉइड का जमाना हिस्टीरियल औरतों की रूहों के जुनून में डूबा था। मध्यम वर्ग की पत्नियां जो रहस्यमयी दौरों, लकवे और घबराहट की बीमारियों से जूझती थीं। डॉक्टर उनकी रूह के दर्द को कम करने के लिए शारीरिक मालिश का सहारा लेते थे, हिस्टीरिया का मूल इलाज। लेकिन फ्रॉइड ने उनकी रूह की सच्चाई देखी। ये औरतें बीमार नहीं थीं, वो भूखी थीं। विक्टोरियन नैतिकता ने उनकी रूहानी इच्छाओं को एक तहखाने में कैद कर दिया था, और उनकी इच्छाएं बीमारी में बदल गई थीं। उनके शरीर वो चीख रहे थे जो उनकी रूह जुबान नहीं दे सकती थी, और अपने इस दुख की आग में उन्होंने अनजाने में आधुनिक मनोविज्ञान को जन्म दिया। क्योंकि फ्रॉइड का पूरा करियर एक सच्चाई से शुरू हुआ। औरतों की इच्छाएं इतनी ताकतवर होती हैं कि अगर उन्हें दबाया जाए तो वो हकीकत को नया आकार दे सकती हैं। आज के जमाने में चेहरों ने रंग बदले हैं, लेकिन खेल वही पुराना है। वो औरतें जो रॉक स्टार्स के साथ रात बिताती हैं, ये जानते हुए कि उनकी रूह ठुकराई जाएगी, क्योंकि विनाश ही उनकी रूह का मकसद है। वो जो अमीर मर्दों से शादी करती हैं, सिर्फ उनकी रूह को राख करने के लिए, क्योंकि सत्ता ही उनकी रूह का नशा है। वो झूठे इल्जामों के केस जहां औरतें सहमति से हुए रूहानी पलों को बाद में हमले की तरह पेश करती हैं, क्योंकि कहानी की आग खुद रूहानी सुख से ज्यादा नशीली होती है। फ्रॉइड कहेंगे, ये नया नहीं है, ये आदिम है, वो आग जो रूहों में सुलगती है। मृत्यु प्रेरणा कभी गायब नहीं होती, वो अपनी शक्ल बदल लेती है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ इतिहास की धूल है, तो तुम गलत हो। अभी इस पल ऐसी औरतें हैं जो उन मर्दों के साथ रिश्ते में हैं, जिनसे उनकी रूह नफरत करती है, सिर्फ उन्हें ठीक करने की आग में। वो स्थिर रिश्तों को राख कर रही हैं, रसायन की तलाश में, और मी टू को हथियार बनाकर अपनी रूह के पुराने जख्मों को फिर से जी रही है। फ्रॉइड की चेतावनी, जब तक औरतें अपनी रूह के अंधेरे का सामना नहीं करती, मर्द उनकी रूह की आग की कीमत चुकाते रहेंगे। लेकिन एक रास्ता है, और ये रास्ता तुम्हारी रूह को मुक्त कर सकता है। ये फ्रॉइड का आखिरी तोहफा है, वो निषिद्ध तकनीक जिसे उन्होंने मर्दों को औरतों की रूहानी अराजकता से बचाने के लिए दी। और एक बार जब ये तुम्हारी रूह में उतर जाएगी, कोई औरत तुम्हारी रूह को कभी अस्थिर नहीं कर पाएगी। फ्रॉइड ने अपनी जिंदगी औरतों की इच्छाओं की आग को सुलझाने में बिताई, लेकिन उन्होंने कुछ और कीमती छोड़ा, एक कवच।
कोई तलवार नहीं जो औरतों की रूह के खिलाफ उठाई जाए, बल्कि एक ढाल जो मर्दों की रूह को बचाए, ताकि वो उस तूफान में डूबे बिना उसे पार कर सकें। ये हेर फेर की बात नहीं, नियंत्रण की बात नहीं, ये अपनी रूह को साफ नजरों से देखने की बात है, उन ताकतों को समझने की जो तुम्हारी रूह के साथ खेल रही हैं, ताकि वो तुम्हें नचाना बंद कर दें। पहला कवच, निष्पक्षता लेकिन उदासीनता नहीं। फ्रॉइड का सबसे विवादास्पद मरीज कोई औरत नहीं थी, वो खुद थे। अपनी चिट्ठियों में उन्होंने अपनी रूह का राज खोला। उन्हें औरतों के हिस्टीरिया का एक जुनूनी आकर्षण था। वो अपनी मरीजों के ख्वाब देखते थे, उनकी प्रतिक्रियाओं को अपनी रूह से टटोलते थे, और ऐसा करते हुए उन्होंने एक ऐसी सच्चाई पकड़ी जो रूह को हिला दे। जो मर्द औरतों की आग में बर्बाद हुए, वो नहीं थे जो उनकी रूह से नफरत करते थे, वो थे जो उनकी रूह की पूजा करते थे। हेयर के एक अमीर कारोबारी का केस लो। वो एक हिस्टीरियल युवती के इश्क की आग में जल गया। वो कभी उसे अपनी मोहब्बत की आग में बहकाती, कभी उस पर हमले का इल्जाम लगाती। आखिर में वो फ्रॉइड के पास अपनी बर्बादी और अपनी रूह के टूटे टुकड़ों के साथ मदद मांगने आया। फ्रॉइड का निदान, वो उसे इश्क नहीं करता था, वो उसकी आग का आदी हो गया था। हल, निष्पक्षता, ठंडापन नहीं बल्कि निरीक्षण। फ्रॉइड ने अपनी रूह को औरतों की इच्छाओं को एक वैज्ञानिक की तरह टटोलने के लिए प्रशिक्षित किया। उनका आलोचना नहीं, समझना, और इस समझ में उन्होंने अपनी रूह को रोग मुक्ति दी। दूसरा कवच, चुप्पी की ताकत। फ्रॉइड की सबसे दिलकश तकनीकों में से एक थी खामोशी। जब कोई औरत अपनी रूह की आग को बाहर निकालती, गुस्सा, आंसू, इल्जाम, वो अक्सर अपनी जुबान को ताला लगा देते थे। क्रूरता से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानते थे जितना मर्द अपनी रूह को प्रतिक्रिया में उड़ेलता है, उतनी ही ताकत वो दे देता है। उन्होंने दर्जनों केस दर्ज किए जहां पति अपनी पत्नियों के हिस्टीरियल दौरों को बहस, माफी या सफाई देकर और भड़काते थे। पैटर्न हमेशा एक जैसा था, जितना मर्द उलझता उतनी ही अराजकता की आग भड़कती। लेकिन जो मर्द इस खेल में नहीं पड़ते, वो डिफॉल्ट से जीत जाते थे। नहीं क्योंकि वो बेरहम थे, बल्कि क्योंकि वो समझते थे औरतों का हिस्टीरिया ध्यान की पुकार नहीं, बल्कि वर्चस्व की एक रूहानी परीक्षा है। तीसरा कवच, पिता की छवि का दिल को छूने वाला विरोधाभास। फ्रॉइड ने कुछ अनोखा देखा। जो औरतें अपनी रूह को आत्मविनाश की आग से बचा पाईं, उनकी अपने पिता के साथ स्वस्थ रिश्तों की एक नरम कहानी थी। न पूजा की आग, न आघात का दर्द, बल्कि सम्मान की वो गर्माहट जो बिना डर के खिलती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। फ्रॉइड का मानना था कि एक औरत का अपने पिता के साथ रिश्ता उसकी रूह के सारे मर्दों के साथ रिश्तों को तराशता है। जो औरत अपने पिता को आदर्श की तरह पूजती है, वो अपनी जिंदगी उन मर्दों का पीछा करते हुए बिता देती है जो उसकी रूह को कभी नहीं मिल सकते। जो अपने पिता से नफरत करती है, वो हर मर्द को उसके गुनाहों की सजा देती है। और जो अपने पिता का सम्मान करती है, वो ऐसे मर्दों को ढूंढती है जो उस सम्मान को अपनी रूह से कमाए। मर्दों के लिए सबक साफ है, तुम उसकी रूह का पिता नहीं हो, लेकिन तुम उसकी कहानी से सीख सकते हो। चौथा कवच, उदात्तीकरण की कला। फ्रॉइड की सबसे बड़ी खोज औरतों की रूह के बारे में नहीं थी, मर्दों की रूह के बारे में थी। उनका मानना था कि सबसे स्वस्थ मर्द अपनी रूहानी ऊर्जा को रचना की आग में बदल देते हैं। कला, विज्ञान, व्यापार, दर्शन, इसे उन्होंने उदात्तीकरण कहा। आदिम इच्छाओं को ऊंचा करने की वो कीमिया जो रूह को नया आकार देती है। जो मर्द इसमें असफल हुए, वो सज्जन बन गए, ध्यान की भीख मांगते हुए, या कट्टर बन गए, ये मानते हुए कि सारी औरतें उनकी रूह के दुश्मन हैं, या तानाशाह जो दमन से अपनी रूह को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सफल हुए, वो अजय बन गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि औरतों की इच्छाएं मंजिल नहीं, बल्कि एक ऐसी आग है जो रूह को भटका सकती है। आखिरी कवच, अटूट आधार। फ्रॉइड की सबसे निजी, रूह को छूने वाली खोज उनके जीवन के आखिरी पड़ाव पर आई, जब उन्होंने इंसानी रूह के सबसे अंधेरे कोनों को टटोला। उन्होंने लिखा, तूफान से बचने का एकमात्र तरीका है तूफान बन जाना। उनका मतलब अराजकता की आग को गले लगाने से नहीं था, बल्कि उसे पार करने से था। क्योंकि जो मर्द औरतों की रूहानी ताकत को सचमुच समझते हैं, वो उससे डरते नहीं, वो उसका अध्ययन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और अपनी रूह को उस आग में जलने से बचाते हैं।
वो प्रेमियों का पीछा करने के बजाय साम्राज्य बनाते हैं। ये औरतों की रूह के खिलाफ जीतने की बात नहीं, ये अपनी रूह को वापस जीतने की बात है। क्योंकि फ्रॉइड का अंतिम सबक उनकी रूह के बारे में नहीं था, तुम्हारी रूह के बारे में था। तुम्हारा मिशन, तुम्हारी समझ, तुम्हारी विरासत, बाकी सब शोर है। और हाँ, अगर आप सचमुच सीरियस हैं और हाई लेवल की साइकोलॉजी और एनएलपी का गेम बदलने वाला ज्ञान चाहते हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्शन लेने को तैयार हैं। अगर ये तुम्हारी रूह को छू गया तो नीचे कमेंट में मैं अलग हूँ लिखो। तुम अब अपनी रूह की भूल भुलैया की चाबी अपने हाथ में रखते हो। अब ये तुम पर है कि तुम अपनी रूह को कहाँ ले जाते हो।